नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए हमारे साथ। हम लोग बात करेंगे नागरिकता की और आज हम लोग टेस्ट भी करेंगे। आज हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं, तो जितने भी साथी यहाँ पर लाइव नहीं हैं, लाइव आ जाइए। 20 क्वेश्चंस मैं लगभग लेकर आया हूं क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो सभी साथीगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव रहने वाले हैं। अब बात आती है सर, हम नागरिकता पढ़ रहे थे, नागरिकता से संबंधित हमने प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स? अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो आप कहेंगे सर 5 टाइप्स से, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करते हैं। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे थे कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का जिक्र है। तो नागरिकता संविधान के पार्ट 2 में दिया गया है। किसमें? भाग 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अब नागरिकता किस देश से ली गई है? जैसे कि अगर बात करें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता चलती है, तो भारत में बेटा एकल नागरिकता चलती है। हमने ये नागरिकता किस देश से ली है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहां से इंस्पायर्ड हैं हम? तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन के संविधान से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे सर नागरिकता कितने प्रकार से छीनी जाएगी, यही तो चर्चा होगी। आज इसको खत्म करेंगे और हम टॉपिक पर बात करते हैं। नागरिकता का अंत अगर मैं बात करूं सर, नागरिकता का अंत अगर यहां पर है कि सर नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो नागरिकता का अंत एंड ऑफ सिटीजनशिप बेटा 3 टाइप से हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक तो है बेटा परित्याग करने पर, यानी कि परित्याग करने पर, खुद अपनी मर्जी से नागरिकता को छोड़ने पर, जिसको रिन्यूएशन बोलते हैं, और पर्यायवसन टर्मिनेशन करने पर, यानी कि सरकार के द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। ठीक है जी। वंचित करने पर, यानी कि हम कह सकते हैं भैया डिप्रीवेशन, सरकार द्वारा नियम कानून बनाकर नागरिकता छीनना। टर्मिनेशन का मतलब भी पर्यायवसन है कि अगर हम विदेश में चले जाते हैं, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी नागरिकता यहीं से समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए मैं भारत का नागरिक हूं और मैं अमेरिका चला जाता हूं, अमेरिका की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेता हूं, तो वो किस में आ जाएगा? वो टर्मिनेशन में आ जाएगा कि मैंने अपनी मर्जी से, माइक थोड़ा दूर कर लूं, ठीक है बेटा, मैंने अपनी मर्जी से नागरिकता ले ली है दूसरे देश की। राधे राधे मेरे बच्चों, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई जो भी देख रहे हैं, यहां पर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, भूमि अर्जन वाला नहीं बताया, कल बताया तो था कि कोई भी जब क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हो जाएगा, कोई भी क्षेत्र जब भारतीय संघ में शामिल हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि बेटा जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान यदि भारत के कंट्रोल में आता है, तो वहां पर रहने वाले सभी लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, क्योंकि एक्वायर लैंड्स, भूमि अर्जन। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हम बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये है कि सर आप पीडीएफ से पढ़ाएं, जल्दी सिलेबस होगा। कुछ बच्चों का डिमांड ये है लिख लिख कर पढ़ाएं, और वो डिमांड मैं आपको बताता हूं। मेरी एक बात समझना, भले ही थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। सब पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा आपके बड़े भाई, आपके पड़ोसी, आपके सहयोगी, आपके मित्र पढ़ रहे होंगे, काफी समय से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं एक जर्नल बता रहा हूं, इसको माइंड भी मत करना। रीजन क्या है कि वो स्मार्टली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो पुराने ही पैटर्न पर लगे हुए हैं, वो नए तरीके से स्मार्टली काम नहीं कर पा रहे हैं। आजकल सिलेक्शन किसका होता है? बहुत ज्यादा पढ़ने वाले का होगा क्या? नहीं होता। वास्तविकता ये आपने देखा होगा कि बहुत कम पढ़ता है एक लड़का, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ। आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन ये है कि जिसने स्मार्टली वर्क कर लिया, जिसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, जिसने आज के समय को देखकर पढ़ लिया, वो बहुत जल्दी सिलेक्शन ले जाता है। और जो नॉर्मल चल रहा है बस, तो वो सिलेक्शन थोड़ा लेट लेता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि सर वंचित किया जाना क्या है, डिप्रीवेशन क्या है, तो आप कहेंगे ये महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बता भी देता हूं कि भैया वंचित किसी की नागरिकता किसी से कैसे छीनी जाएगी। देखिए संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, शोइंग
डिसोबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई संविधान का आदर ना करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए वक्तव्यों पर ना चले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चले, तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, देखिए अब वॉर चल रहा है, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, अब मैं पाकिस्तान का सपोर्ट करने लग जाऊं, भारत की गोपनीय जानकारी, सीक्रेट्स पाकिस्तान को बताने लग जाऊं, तो मेरी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्योंकि मैं भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा मौलिक कर्तव्य है, मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य है कि मैं भारत की हर तरीके से मदद करूं, तभी तो मैं भारतीय बनूंगा। लेकिन यदि मैं भारतीय होने के बावजूद भी विदेशियों की सहायता कर रहा हूं, शत्रुओं की सहायता कर रहा हूं, तब मेरी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा, मेरा ही जिला है, वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र है हसनपुर। जब पाकिस्तान मैच जीता था, तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। किसके? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो भैया उनकी नागरिकता छीनने का प्रावधान भारत सरकार को है कि हम मैच हारे लेकिन पाकिस्तान जीता, तो तुम पाकिस्तान के पक्ष में चले गए। तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जो कि हमारे देश के संविधान का अपमान है, हमारे देश का अपमान है कि भारत में रहते हुए आप शत्रु देश नहीं कहेंगे, पड़ोसी देश कहेंगे, क्योंकि हम इतने नैरो माइंडेड नहीं है कि हम अपने पड़ोसी देश को शत्रु मानने लग जाएं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान का सम्मान ना करने पर, अनिष्ठा का मतलब होता है निष्ठा ना दिखाने पर, निष्ठा ना दिखाने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे सर पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, मैं अमेरिका का नागरिक था, मान लीजिए मैं अमेरिका का नागरिक था, धीरे बोलूं, ठीक है, मैं अमेरिका का नागरिक था और मैंने भारत की नागरिकता ले ली, और अभी मुझे भारत की नागरिकता लिए हुए 2 साल भी नहीं हुए, 3 साल भी नहीं हुए, 5 साल भी नहीं हुए, मतलब 5 साल से नीचे यदि मुझे अमेरिका 2 वर्ष की सजा देता है तो भारत सरकार मेरी नागरिकता समाप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने वो तथ्य, वो पॉइंट, वो फैक्ट छिपाए थे जिन फैक्ट पर मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट ने सजा दी है। मैंने झूठ बोलकर भारत की नागरिकता ले ली, मेरे ऊपर केस चल रहे थे, मैंने भारत में नहीं बताया, तो मैंने भारत की नागरिकता गलत तरीके से ग्रहण की है, तो यहां पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? बात करते हैं कि भैया 7 साल तक लगातार 7 वर्षों से भारत से, चाहता हूं, थोड़ा कोल्ड है, माफी चाहता हूं, लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। मैं अगर किसी दूसरे देश चला जाऊं, मान लीजिए मैं ब्रिटेन चला गया और मैंने भारत में इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं ब्रिटेन में हूं और मैं 7 साल तक लगातार भारत में हूं, तो बेटा 7 साल तक लगातार भारत से बाहर रहने पर, देश मतलब हमारा देश से बाहर रहने पर हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल अब आप लोग दोगे कि सर सानिया मिर्जा ने शादी की थी, प्रियंका चोपड़ा ने शादी की, तो ये तो भारत की नागरिक है। आपका क्वेश्चन जायज है। अब क्वेश्चन क्या जायज है कि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से शादी कर ली, शोएब मलिक से, तो सानिया मिर्जा पाकिस्तानी नागरिक हो गई? क्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की, उसने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है। प्रियंका चोपड़ा, उसने निक जॉनसन से शादी की, उसने अमेरिका की नागरिकता नहीं ली है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सानिया मिर्जा हुई, प्रियंका चोपड़ा हुई, इन्होंने भारत की नागरिकता ही ली हुई है, इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, इसलिए इनसे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था, उसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। मैंने यहां पर बताया किसी भारतीय स्त्री द्वारा
ऑन मैरिज ऑफ एन इंडियन वुमेन टू फॉरेनर मैन, यानी किसी फॉरेन मैन से अगर शादी कर लेती है, किसी विदेशी पुरुष से भारतीय महिला शादी कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता ले ली जाएगी। लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी ही नहीं तो उनकी नागरिकता भारत की बनी होगी। ठीक है, चलिए बताइए, यहां पर लिख लिया आप लोगों ने। लड्डू कुमार कह रहे हैं सर लिखकर पढ़ाइए, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैं आपकी भावना समझ सकता हूं लड्डू जी, आपको समय ज्यादा मिल जाता है लिखने से। अच्छा मैं यही तो लिखकर बताऊंगा। अच्छा मान लो अगर मैं लिखना भी चाहूंगा तो मैं यही तो लिखूंगा, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। विवाह करने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसे होगा ना। तो भाई यही चीज तो यहां लिखी थी, वो ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं हाथ से बस केवल समझाने में ज्यादा समय ले रहा हूं किसी को, कोई मुझे लगता है कि यहां पर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा ना अपने आप को मॉडिफाई करो, मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी आपको जहां कंफर्टेबल हो, जिस प्रकार से कंफर्टेबल हो आप मुझे बताइए, मैं उसी प्रकार से करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ अनुच्छेदों की। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेदों की। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो यहां पर समझना कि सर संविधान के प्रारंभ से नागरिकता के बारे में उपबंध दिया है, रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने से भारत में भारतीयों को नागरिकता दी जाएगी। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। लेकिन नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे जैसे कि 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हें कब लागू कर दिया था, 26 नवंबर 1949 में इन्हें लागू कर दिया। कब, 26 नवंबर 1949 में इन्हें लागू कर दिया गया था। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर संविधान के प्रारंभ से भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, यह वर्णन कहां पर है, अनुच्छेद 5 में। किसमें, अनुच्छेद 5 में। ठीक है, समझ रहे हैं कि सर अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत में रहने वाले लोगों को संविधान लागू होने से भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता भारतीयों को मिलेगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो अनुच्छेद 5 में लिखा है। किस में लिखा है जी, 5 क्या कहता है कि भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, इंपोर्टेंट है जी, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब यहां पर क्या था, एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था बेटा, एक समझौता होता है। समझौता यानी कि एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, ट्रीटी होती है बेटा। कब, 19 जुलाई 1948 में यह कहा गया कि भारत से पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा गठबंधन, ऐसा समझौता, ऐसी ट्रीटी, ऐसा कॉम्प्रोमाइज कब हुआ था, 19 जुलाई 1948 में। 19 जुलाई 1948 में कहा गया कि अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि का प्रावधान 19 जुलाई 1948 में किया गया था। कब, 19 जुलाई 1948 में किया गया था। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरे बच्चे कि सर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता किसमें होगी, तो पर्सन्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दी गई है। अब बात करते हैं जी अनुच्छेद 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति
पर्सन गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को भी इसी समझौते का हवाला देना पड़ेगा। और इसमें भी यही समझौता बताया गया है कि भैया 3 आर्टिकल हैं। 5 में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता मिलेगी। 6 में लिखा है पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 7 में लिखा हुआ है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान जाएंगे उनको वहां की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान जा रहा था तो उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता मिल रही थी, और जो पाकिस्तान से भारत आ रहा था उन्हें भारत की नागरिकता मिल रही थी। कि सर ये कहां पर लिखा था, तो ये लिखा है 19 जुलाई 1948 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे में आने वाले लोगों को नागरिकता देंगे। ठीक है जी, चलिए धीरे धीरे बोलूं भाई, बहुत समस्या है धीरे बोलने की ये। अब बताओ, पढ़ाते पढ़ाते जब आदमी अपने रंग में आ जाता है तो फिर धीरे कैसे बोलेगा। आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप पढ़कर हटते हो क्या कहीं? जब आपका रिदम बन जाता है पढ़ने का तो आप पढ़ाई छोड़कर जाते हो, कहीं नहीं जाते होगे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। सर माँ जी की तबीयत खराब है। बेटा देखो, माँ जी की तबीयत सही करो। कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? माँ है। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ आधा अधूरा निकलेगा। इस दुनिया में कुछ कहीं ना कहीं आधा अधूरा निकलेगा। सिर्फ एक माँ है जिसका प्यार दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक माँ है जिसका प्यार दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा माँ होती है। मैं इस स्थिति से गुजरा हूं और मैंने वो समय महसूस किया है कि जब माँ हमारे साथ हो और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो तो क्या महसूस होता है, क्या बीतती है। मैं इस दर्द से गुजरा हूं और अभी हाल में ही इस दर्द से गुजरा हूं। तो मैं बस यही दुआ करूंगा कि हे भगवान, आप सब बच्चों के साथ आपके माँ बाप का साया जरूर बना रहे। ठीक है, चलिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पापा नहीं होंगे, जिनकी मम्मी नहीं होंगी, तो मैं बस उनको इतना ही बोलूंगा कि मैं एक बड़े भाई के नाते आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ। एक बड़े भाई के नाते, एक बिग ब्रदर के नाते, एक बहुत अच्छे, मैं ये कहूँगा कि बेटा आपका एक बहुत अच्छा साथी बनकर मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक बड़े भाई होने के नाते। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो इसको। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी अनुच्छेद 6 में, और भैया 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 में लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं, राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ऐसे भारतीय व्यक्ति जो हैं तो भारत के, लेकिन भारत के बाहर रहते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो पढ़ने गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता ही मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए कि भैया ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भैया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय उद्भव के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि आप पढ़ने के लिए विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, कहीं भी चले गए, होता नहीं है भारत से नाइजीरिया, केन्या वगैरह चले जाते हैं कि वहां पे डॉक्टरी सस्ती हो जाती है, एमबीबीएस वहां पे सस्ता हो जाता है, तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए चले गए, तो क्या वो भारतीय नहीं होंगे? वो भारतीय ही होंगे। ठीक है, वो भारतीय ही होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता या विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी टर्मिनेशन के द्वारा। इफ अ पर्सन वॉलेंटरी एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन देन हिज इंडियन ऑटोमेटिकली एंड। जो इंडियन सिटीजनशिप है वो भारतीय स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता अपनी मर्जी से ग्रहण करता हूं तो मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी मर्जी से ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ग्रहण करता हूं तो मेरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अभी मंजू, आपने देखा होगा ना, मंजू, अंजू है या मंजू, अंजू है शायद, अंजू पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान के व्यक्ति से उसका लव अफेयर था। ओहो, प्यार मोहब्बत की बात आ गई। अब कुछ के दिल पर बड़ी चोट पहुंचेगी कि बताओ, अंजू भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई और हमारे वाले या हमारी वाली तो भैया घर से निकल के बाहर न जावें हैं। तो भैया कि पाकिस्तान चली गई तो क्या उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? वो बेटा नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे कागजात के तहत गई है, कानूनी तौर पर गई है। अगर हाँ वो अमेरिका में, पाकिस्तान में जाकर शादी कर लेती है, पाकिस्तान में जाकर शादी कर लेती है तो पाकिस्तान की नागरिकता उसको मिल जाएगी और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा? तो मैं बताना चाह रहा हूं, अब यहां पर जो आर्टिकल्स लिखे हैं इनको ना तो समझना है ना तो पढ़ना, केवल याद ही करना है कि भैया अनुच्छेद 8 में लिखा है तो लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो भारत के भारतीय हैं और भारत के बाहर रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। 9 में लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। इसको आम भाषा में कह सकते हैं नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना कौन से आर्टिकल पर डिपेंड करता है? बना रहना कौन से आर्टिकल पर डिपेंड करता है? बना रहना तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 10 पर। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसदीय कानून द्वारा ही ली जाएगी। हट जाया करो। ओके बेटा, मैं हट गया, लिख लीजिए। तो मैं पांचों आर्टिकल, अभी मैंने 5 आर्टिकल अभी आपको बताए हैं 6। जैसे कि सबसे पहले 5, अनुच्छेद 5 में लिखा था कि संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता मिलेगी। 6 में लिखा था पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 7 में लिखा था भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। 8 में लिखा था कि जो भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, वो यदि भारत के बाहर रहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सानिया मिर्जा की नागरिकता समाप्त हो गई क्या? शुभम जी बिल्कुल नहीं हुई। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था सानिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल देकर, क्योंकि उन्होंने ना तो पाकिस्तान की नागरिकता ली, भारत की नेशनल प्लेयर है, भारत की तरफ से खेलती हैं सानिया मिर्जा। जब पाकिस्तान की नागरिकता ही नहीं ली तो वो भारतीय नागरिक ही तो रहेंगी। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे थे 9 में क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 10 में लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि, पार्लियामेंट्री लॉ, संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टेकन बाय पार्लियामेंट्री लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता बना रहना अनुच्छेद 10 पर डिपेंड करता है। किस पर? 10 पर डिपेंड करता है। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बात करें, लिख लिया हो तो इतना। मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। कल बिहार का एग्जाम हुआ है और बेटा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोग देखते ही हवा कर दोगे, उनकी हवा बना दोगे। इतने सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार का कि पेपर लीक हुआ है। पेपर वो लीक हुआ है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो पेपर पहले ही आ चुका था उनके पास, पेपर पहले ही आ चुका था उनके पास। लिख लिया हो तो थम कर देना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लिख लिया यहाँ पर। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा नाम केस में आ चुका है, तो मैं आपसे यही सलाह करूंगा कि जैसे तैसे करके उस केस से अपना नाम निकलवाइए, क्योंकि यदि आप नौकरी भी लग जाती है,
सिलेक्शन भी हो जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन आपके थाने से जाएगी, और पुलिस वेरिफिकेशन में आपका नाम थाने में होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका कैरेक्टर सही नहीं भेजेगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड से भेजेगी, तो यकीन मानना फिर आपका सिलेक्शन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। यहाँ पर अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। कि सर कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है? पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर नागरिकता में कितने बार संशोधन हुए हैं? यहां पर लिखा है महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम। महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम। अगर मैं यहां बात करता हूं तो आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा कि सर सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1955, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो सबसे पहले संविधान संशोधन नागरिकता से संबंधित कब हुआ था? 1955 में। उसके बाद पूछेगा कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? तो आप कहेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 फिर कब हुआ? 1986 में। फिर कब हुआ? 1992 में। फिर 2003 में। फिर 2005 में, 2015 में, 2019 में। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार हो चुका है। ठीक है। हाँ जी। यदि मैं विदेश की नागरिकता लेता हूं और भारत की नागरिकता छोड़ देता हूं और फिर से भारत की नागरिकता लेना चाहूं तो मिलेगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन टफ होगी, थोड़ी सी टफ रहेगी। ठीक है। आपको सटीक कारण देना पड़ेगा कि आपने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी थी और आप दोबारा से भारत की नागरिकता क्यों लेना चाहते हो। तो अगर आपके पास वैलिड रीजन होगा तब तो मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक बच्चा कह रहा है 6 टाइम्स हुई है। आप इसको मत काउंट करिए, आप इसको मत काउंट करिए, आप इसको मत काउंट करना, क्योंकि क्वेश्चन ही यह पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 बार संशोधन हुआ है। ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर अभी आप लोगों को एक और बता देता हूं कि सर यहां देखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितने टाइम? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड 6 टाइम्स सो फॉर। यानी कि अब तक कुल मिलाकर 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है, 7 बार नहीं हुआ है। अब यहां पर लिखा है सितंबर 2000 में क्या हुआ? LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, बहुत फेमस नाम है, लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है जी। कानूनविद थे, जोधपुर के रहने वाले थे। सिफारिश पर 9 जनवरी 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए 2003 से 2015 तक तो क्या होता था? 2015 तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता था? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता था? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता था? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस।
ठीक है जी, इतना आप लोग पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं कि सर 2015 के बाद से प्रत्येक दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर्स क्या मनाया जा रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय दिवस मनाया जा रहा है कि सर ये किसकी सिफारिश पर? तो लक्ष्मीमल सिंधवी की सिफारिश पर। किसकी? लक्ष्मीमल सिंधवी की सिफारिश पर एक समिति का गठन हुआ था। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन होता है भैया सितंबर 2000 में। इन्होंने सिफारिश की कि 9 जनवरी जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी कब भारत आते हैं? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी क्या होते हैं? भारत आते हैं। कि गांधी जी भारत आए तो बेटा इस तारीख को 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, एनआरआई बनकर लौटे थे। 2003 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 से प्रत्येक दूसरे वर्ष एवरी सेकेंड ईयर, यानी कि इस साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है तो अगला साल स्किप, फिर 2025 में मनाया जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूं बेटा एनआरआई वगैरह भी सारी चीजें बता दूंगा, यहां पर लिख लीजिए। सर टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आप कभी जब दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता छूट जाएगी, अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और डिप्रीवेशन का मतलब है जब भारत सरकार कानून बनाकर आपकी नागरिकता छीनती है। ठीक है, डिप्रीवेशन का मतलब है नागरिकता छीनना, और टर्मिनेशन का मतलब है जब आप दूसरे देश चले गए तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं 2015 से प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंतराल पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये मैंने बता ही दिया कि सर विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने? तो आप कहेंगे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड अब्रॉड इन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? जैसे अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंस इंडियन जिन्हें कहा जाता है, और फिर क्या है बेटा? भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि इसको हम कह सकते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक होगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा भैया? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के सीमा पारीय नागरिक। इन तीनों को मैं समझा देता हूं कि यदि कोई 182 दिन तक भारत के बाहर रहता है। कहां रहता है? भारत के बाहर रहता है। कहां रहता है बेटा? भारत के बाहर रहता है तो वह एनआरआई बन जाएगा। चाहे वो पढ़ने के लिए गया हो, व्यापार करने के लिए गया हो, वो किसी भी काम के लिए गया है, यदि वो 182 दिन तक भारत के बाहर रहता है तो वो एनआरआई बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति क्या हैं? कि बेटा जिनके माता पिता में से दादा दादी नाना नानी में से कोई भारतीय हो तो उन बच्चों को भारतीय मूल का माना जाएगा। जैसे कि कल्पना चावला हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी। कल्पना चावला कहां की रहने वाली थी? हरियाणा के हिसार, करनाल की रहने वाली थी। करनाल, हिसार नहीं, करनाल की रहने वाली थी, तो बेटा वो भारतीय मूल की थी। ऋषि सोनक के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सोनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारतीय थे, तो वो कौन हो गए? भारतीय मूल के व्यक्ति। कौन हो गए? भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। ठीक है जी, अब बात करेंगे सीमा पारीय नागरिक। ऐसे भारतीय जो भारत की सीमा के बाहर रहते हैं वो सीमा पारीय व्यक्ति हो जाएंगे। पहले क्या होता था? पीआईओ कार्ड दिया जाता था। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसे बोलते थे ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लेकिन 2015 में
2015 में ओसीआई कार्ड और पीआई कार्ड को मिला दिया है। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इतना आप लोग लिख लेंगे क्या? इतनी चीज आप लोग लिख पाएंगे? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, क्या इतना आप लोगों ने लिखा? नहीं बेटा, दिखाना भाई। ये कह रहे हैं आज हम बर्बाद हुए हैं, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, नीचे करना। हाँ, और विशाल कुमार सिंह, हम लोग बर्बाद हो गए, बिहार पुलिस क्वेश्चन लीक हुआ है, आप लोग भी छोड़ दिए, कोई बात नहीं सर। नहीं बेटा, अंकित सर वीडियो बना रहे हैं उस पर, आज अंकित सर उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशली। अंकित सर वीडियो बना रहे हैं बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि आरडब्ल्यू आपका साथ छोड़ दे, कभी भी नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, आपको एक छोटे भाई बहन के नाते, अपने बच्चों के नाते हम लोग समझते हैं, तो आपको बीच मझधार में तो छोड़ने का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, मतलब ही नहीं होता। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बेटा क्या लिखा है, बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जाएंगे। इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है, 21 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व, उसके पहले भारत में आ गया है, तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, लोगों को गलत धारणाएं दे दी कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, ये होगा, वो होगा। शाहीन बाग पर आरक्षण के लिए दिक्कत होती रही, बैठक होती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एनी पर्सन who belong to Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi or Christian community of Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and has entered India on before 21 December 2014, he will not be considered as an illegal migrant। तो बेटा उनको अवैध नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें क्या होगा? उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिंपल भाषा में बता दूं कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमानों को छोड़कर अगर वो भारत आते हैं 2014 में, 21 दिसंबर 2014 तक वो भारत में आ गए और भारत में रहने लगे, तो उन्हें इल्लीगल नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत का ही नागरिक माना जाएगा, उन्हें भारत का ही नागरिक माना जाएगा। ठीक है जी, उन्हें क्या ही माना जाएगा? भारत का ही नागरिक माना जाएगा। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। एक बच्चा लिखकर भेज रहा है कि सर 7 बार, वो ईयर भी बता रहा है। बेटा एक विधेयक आया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया। जब कभी भी बिल आता है और वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बनता है, और जो बिल आया और वो पास ही नहीं हुआ तो वो एक्ट नहीं बन पाता, वो बिल ही रह जाता है, वो अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर इस अधिनियम में भारत में निवास करने वाले अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। मैंने कहा था कि बेटा जो देशीयकरण वाली व्यवस्था थी कि कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, तो उसे 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को 5 वर्ष कर दिया है। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्रों, बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में आकर बस जाता है, बंगाल के पूर्वी हिस्से में आकर बस जाता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। खत्म। अब हम करेंगे टेस्ट। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। इतना आप लोगों ने लिख लिया हो तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन में कराना स्टार्ट करता हूं क्योंकि 20 मिनट बचे हैं और 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मिनट तो कम से कम लेगा। इसको आप लोग जल्दी से लिख लो। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, चलिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे?
इसका गलत आंसर मत देना, सही आंसर देना। इसका क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए हैं? तो आप कहेंगे मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 में नागरिकता के कुछ अनुच्छेद जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया था। और बचे हुए आर्टिकल जैसे कि 10 और 11 इन्हें बेटा 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? बताइए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स सिटीजनशिप? तो आप कहेंगे सर 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इनको आप आसानी से, अब जो आंसर कर रहे हैं तो ये समझना कि उनको चैप्टर आ चुका है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है कि मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आया और वो ये आंसर बना रहा है, तो वो ये समझ ले कि उसको ये चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, फिर बिल्कुल भी माइंड में ये ना रखे कि मुझे समझ में आया ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा है। अगर क्वेश्चन के आंसर वो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा समझ गया। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन बेटा कानून वगैरह बनाता है? विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू सेट द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो चुनाव आयोग नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, संसद होगी। क्या हो जाएगी? केवल और केवल संसद ही बना सकती है कानून। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, आनुवांशिकता द्वारा, इसको हेरिडिटी की जगह डिसेंट कर लेना। क्या कर लेना? डिसेंट कर लेना। ठीक है, बाय डिसेंट होगा, पंजीकरण होगा, अनुरोध होगा। नहीं बेटा, ये जन्म से है, आनुवांशिकता या वंश परंपरा, पंजीकरण, अनुरोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अनुरोध पर कभी भी नहीं होगा। ए बी, ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत होगा यहां पर। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आंसर आप बताइए। मैंने नहीं बनाए, ये पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, तो मैंने तो क्वेश्चन बनाया नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना इसका आंसर कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 6 बार। समझना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को जोड़ते हैं। अगर पूछेगा नागरिकता में कुल कितने संशोधन हुए, तो 6-7 बार हो गए, क्योंकि 1955 भी ऐड हो जाएगा। लेकिन पूछेगा नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार, तो बेटा 6 बार संशोधन हुए। कितनी बार? 6 बार। नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? अगर ये पास हुआ तो ये वैधानिक है, संवैधानिक है, कैसा है? बताओ जी जल्दी जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? चलिए 6 बार, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सर, ये संवैधानिक बिल है, जब पास हो जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? कोई भारतीय राज्य भारतीय संघ में, इंडियन टेरिटरी, हु हैज द राइट टू इंटीग्रेट एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन? तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, संसद को। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कानून बनाकर ही तो भैया किया जाएगा, और कानून कौन बनाता है? संसद। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो आप कहेंगे 1953 में बना था। और इसने राज्यों का पुनर्गठन कब किया था? तो 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में किया था। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो मैंने कहा था टेस्ट लूंगा, जितना भी पढ़ाया है सारा टेस्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, तो आप क्या कह रहे हैं इसके आंसर? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए मेरे दोस्त।
मेरे भाई आंसर्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 1953 में भाषा के आधार पर राज्य 1 अक्टूबर 1953 में बना था। लेकिन अगर बात करें कि इसका पुनर्गठन कब हुआ था, पुनर्गठन आंध्र प्रदेश का कब हुआ, रीऑर्गेनाइज्ड कब किया गया, तब 1 नवंबर 1956 में। कि सर आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, स्थापना दिवस कब मनाता है, तो आप कहेंगे सर स्थापना दिवस मनाता है जी 1 नवंबर को। कब मनाता है? 1 नवंबर को। ठीक है, ये मत बैठना कि 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को मनाता है। तो यहां पर आंसर आपने दिया है बेटा 1953 में। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था कब? 30वें संविधान संशोधन, 32वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान, बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया, जिसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया। तो सिक्किम राज्य कब बना था? 1975 में बना है, सिक्किम राज्य बन जाता है। लेकिन इसमें क्या बना था? तो एसोसिएट स्टेट बना था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो यूएसए में किया गया है भारत, और यहां पर तो एकल नागरिकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। क्योंकि मैं समझाया भी था कि न्यूयॉर्क की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग यहां पर बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा प्राप्त होगी, देशीयकरण से होगी, किसी भूभाग के सम्मिलित होगी, भारतीय बैंक में जमा पैसे से? नहीं, इसके द्वारा नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो जाएगा? देशीयकरण को बेटा रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेचुरलाइजेशन या इंडिग्रेनाइजेशन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय एकल नागरिकता प्रदान करता है। कहां से लिए? ब्रिटेन से। कहां से लिए? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश से प्रेरित है? इकहरी या एकल नागरिकता ब्रिटेन से प्रेरित है। किससे? ब्रिटेन से प्रेरित है। नेक्स्ट है भारत में से किस स्थिति, भारत निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इंडियन कैन सिटीजनशिप एक्सपायर? त्यागने पर बिल्कुल, पर्यायवसन टर्मिनेशन बिल्कुल, वंचित किए जाने टर्मिनेशन, ये डिप्रीवेशन बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी तीनों आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ओहो, एकल नागरिकता, यहां भी हो चुका है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नागरिकता के अधिकारों का प्रबंधन करने की अंतिम शक्ति है? तो गृह मंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता के अधिकारों? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 11 में संसद कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट है भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन माध्यम से दर्ज किया गया था? ये मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूं कि 2005 में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन माध्यम से दर्ज किया गया? 2005 में। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं बताया था मैंने, लेकिन अभी इसको आप लोग नोट में लिख लेना, इसको आप लोग नोट में लिख लेना। ठीक है जी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जो निम्न में से बीच यहां पैदा हुए। देखिए, हमने अनुच्छेद 5 पढ़ा था, जिसमें मैंने लिखा था कि संविधान के लागू होने से भारत की नागरिकता, तो 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो बच्चे भारत में पैदा हुए होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दी गई होगी। ठीक है,
चलिए, तो ये बेटा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, ये यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए, किसी को कोई समस्या बेटा बताइए, किसी को यहाँ पर कोई समस्या हुई हो तो सभी लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी कोई भी समस्या है तो मैं आपका बड़ा भाई आपके सामने आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हाथ से लिखकर, चलो कल मूल अधिकार हाथ से लिखकर पढ़ लेते हैं, मूल अधिकार हाथ से लिखकर पढ़ लेते हैं। हालांकि बड़ा टॉपिक है, हाथ से लिखेंगे 3 क्लास लिखेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे तो 2 क्लास में काम हो जाएगा, फिर भी मैं कल हाथ से लिखकर पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।